बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया। FK वॉइस पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की कहानी का मौजू है एहसास। कहते हैं रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास है तो गैर भी अपने, और एहसास नहीं तो अपने भी पराए। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाने के लिए एहसास से ऊपर की भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मारवाई जज्बा जो किसी किसी के हिस्से में आता है, और बलाशुबा जिन्हें ये जज्बा हासिल हो जाए वो खुशनसीब ही कहलाते हैं। राबील ने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, एक महसूस की जाने वाली खामोशी हर सिमत छा गई। वो ठठक कर वहीं रुक गई। इसने बगौर सब के तासरात का जायज़ा लिया तो इसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई थी। माथे पर नामहसूस सा पसीना फूट पड़ा। सरबराही कुर्सी पर इसकी दादी हसीना कमर बैठी से सर्द और खामोश निगाहों से घूर रही थी। दादी के दाएं बाएं बैठे फ़खद और शहला के चेहरों पर भी ऐसी ही सर्द मैरी की बर्फ़ जमी थी। एक मासूम और इस्तकबालिया मुस्कुराहट अगर किसी के चेहरे पर थी तो वह बलाज का चेहरा था। बलाज इसका छोटा भाई, सिर्फ वही तो था जो इससे बेगरज चाहता था, वरना मरियम भी तो थी, इससे छोटी और बलाज से बड़ी, मगर इंतहाई दर्जे की मूडी। जब मूड होता हंस कर बुला लेती, और जब मूड ना होता नो लिफ्ट का ये बड़ा सा बोट माथे पर सजा लेती। उफ, लगता है आज का दिन ही बुरा है मेरे लिए। अब सारा दिन मुझे इन सब के फूले मुंह और अजीबोगरीब सी निगाहें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। खुद को बामुश्किल कंपोज करते हुए वो सुस्त कदमों से आगे बढ़ी और बलाज के साथ वाली कुर्सी खींचकर इस पर टिक गई। वो दनास्ता तौर पर किसी से भी नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए इसने अपनी निगाहों के साथ साथ सर भी झुका लिया था, मगर इसके बावजूद इसे महसूस हो रहा था कि सब की सर्द और अंदर तक उतरती निगाहों का मरकज़ सिर्फ वही थी। मामा, बेला आपको भी खाना डाल कर दे दें। आपी को तो बिरयानी बहुत पसंद है ना आपी? बालाज ने मुस्कुराते हुए अपने साथ बैठी माँ का बाजू हिलाया तो वो चौंक गई। इस खामोशी के बहते दरिया में बलाज की मासूम चहकती आवाज़ ने जैसे अरताश सा पैदा कर दिया था। सब जैसे सोते से जागे थे। हसीना कमर ने अपनी सर्द निगाहें राबील पर से हटाकर दूसरी तरफ मरकूज कर ली थीं। फ़खद ने बला वजह अपनी पेट में चम्मच चलाना शुरू कर दिया और मरियम ने गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। शैला ने खामोशी और संजीदा तसरात के साथ डिश उठाई, राबील के सामने रख दी। बलाज ने हैरत से पहले माँ को देखा, फिर राबील को, जिसके चेहरे पर बला वजह की खजालत और शर्मिंदगी की सुर्खी दौड़ गई थी। मामा, आप खुद डाल कर देना आपी को, जैसे मुझे और मरियम बाजी को देती हैं। बलाज ने जाने क्यों इसके हक में सदाए एहतजाज बुलंद की थी। राबील खुद भी न समझ पाई थी, मगर इसे बलाज का अपने लिए मुसलसल बोलना बहुत अच्छा लग रहा था। बलाज, चुपचाप खाना खाओ, तुम्हारी आपी अब इतनी बच्ची भी नहीं रही कि इसके मुंह में नवाले दिए जाएं। किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा ना इसका? तुम अपना खाना ख़त्म करो खामोशी से। हसीना सर्द अंदाज से राबील को घूरते हुए बलाज को सरजश की तो शहला का डिश की तरफ बड़ा हाथ वहीं रुक गया। इसने सास को एक नज़र देखा और फिर सर झटक कर अपनी प्लेट पर झुक गई। फ़खद और मरियम हाथ रोके सारी कार्रवाई देख रहे थे। बेला का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह खुद को इस मंज़र से गायब कर दे। ना तो इसके पास सुलेमानी टोपी थी और ना ही कोई जादू कि जिसे चलकर वो खुद को इस नफ़रत और सर्द महरी बले माहौल से अलग कर पाती। खामोशी से सर झुकाए आंसू पीने की कोशिश में नाढाल सी बैठी थी। शैला ने सर उठाकर इसे देखा और इसको अचानक कुछ हुआ था। इससे इसकी हालत देखी नहीं गई। इसने हाथ बढ़ाकर डिश उठाई और बेला के सामने बड़ी प्लेट में चावल डाल दिए। बेला ने एकदम सर उठाकर इसे देखा, मगर इसके तासरात बज़ाहिर कोई तब्दीली नहीं आई थी। वैसे ही संजीदा चेहरा इसने कहरा कर फिर सर झुका दिया। बाकी के तमाम नफूस भी अपनी अपनी जगह दोबारा अपनी सरगर्मियों में मशगूल हो चुके थे। शहला आम से नकोश रखने वाली एक आम सी लड़की थी। इसकी बढ़ती उम्र और हाथ से जाते रिश्तों ने इसके अम्मा अब्बा की रातों की नींदें हराम कर रखी थी। जो भी आता इसे एक नज़र देकर वापस पलटना ही भूल जाता।
इसका सांवला सलोना रंग और कदरे फरेबी माइल वजूद तो सबको दिखाई दे जाता, मगर इस वजूद के अंदर नरम और नाजुक और एहसास दिल किसी को भी दिखाई ना देता था। इसकी अम्मा अब इसकी तरफ से तकरीबन मायूस हो चुकी थी, क्योंकि इसको देखने के लिए जो आखिरी लड़के वाले आए थे उन्हें भी वापस किए तकरीबन 6 माह से ज़्यादा हो चुके थे, और अब तो साफ बात थी कि रिश्ता करवाने वाली मासी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अम्मा के साथ साथ अब तो शहला को भी यही लगने लगता था कि इसकी किस्मत में अपने घर का सुख है ही नहीं, इसलिए इसने जहां अपना ख्याल रखना छोड़ दिया वहां अम्मा भी इसकी तरफ से लापरवाह हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, और नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, तो ठीक ही कहते हैं। अम्मा के मायूस और शहला के नाउमीद हो जाने के बाद अचानक कुदरत को जैसे जोश आया और शहला के लिए फ़खत का रिश्ता आ गया। हसीना कमर ने शहला को ख़ानदान की किसी महफ़िल मलाद में देखा था। वो उसे एक नज़र में ही भाग गई थी, इसलिए इसने फ़ौरी तौर पर इसे बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। हर चंद के उन्हें कई खैर ख्वाहों ने बहकाने की कोशिश भी की, मगर वो फ़ैसला कर चुकी थी। इस फ़ैसले पर कुदरत की मोहर भी लग चुकी थी, इसलिए ये शादी बहर खूबी अंजाम पा गई। शैला और इसके घर वाले ये रिश्ता नेमत खुदावंदी साबित हुआ। खुद फ़खत दुबई में जा करता था। इसका एक छोटा भाई और एक ही बहन थी। दोनों शादीशुदा और दुबई में ही रिहाइश पजीर थे। यहाँ सिर्फ हसीना कमर रहती थी अपने अपाहज शोहर कमर जमील के साथ, और इसके साथ रहती थी इनके साथ रहती थी 4 साल की नन्ही मासूम सी राबील। मुझे खूबसूरती से नफ़रत है। औरत का हुस्न सिर्फ धोखा होता है, सिर्फ धोखा। इसलिए मैंने अम्मी को बता दिया था कि अगर उन्हें मेरी शादी करनी है तो कोई बदसूरत और गरीब सी लड़की देखें, और मुझे खुशी है कि अम्मी ने मेरी पसंद का ख़ास ख्याल रखा। दुल्हन बली शहला के कानों में फ़खत के नशे में डूबी लड़खड़ाती आवाज़ आई तो वो पूरी जान से हिल कर रह गई। कहाँ की दुल्हन, कैसा दुल्हनापा, कैसी शर्म, कैसी हया। वो तो एकदम ऐसी बुखलाई के मुंह खोले आंखें फाड़े अपनी मिजाजी खुदा को देखने लगी, जो इस वक्त वाकई खुदा बना बैठा मज़े से इसकी ज़ात के बखिए उड़ा रहा था। ना सिर्फ इसकी ज़ात के बल्कि पूरी औरत ज़ात के, ये सोचे बगैर कि यही औरत इसकी माँ भी है, यही औरत इसकी बहन भी और बेटी भी। इसे जाने औरतों के वजूद से क्या परखाश थी कि हसीन औरतों के वजूद से वो अपनी नफ़रतों के इजहार में हर हद ही पार करता जा रहा था। हालांकि इसकी माँ और बहन भी खूबसूरत औरतों में शुमार होती थी। खुद वो भी मामूली मर्द नहीं था, टॉल, हैंडसम और स्मार्ट, मगर सिर्फ जिस्मानी तौर पर, वरना इसकी जहनी पस्ती का आलम तो इसकी गुफ्तगू से ही ज़ाहिर हो रहा था। शैला तो पहले ही हैरत के समंदर में गोता जन हो रही थी कि ज़ाहरी तौर पर इसका और इसके ख़ानदान का कोई जोड़ बनता नहीं था, मगर कहने वाले कह रहे थे कि यह सब किस्मत के फ़ैसले हैं, इसके नसीब में यही लिखे थे, सो वो यहाँ आ गई। लेकिन यह भी सच है कि जिस कदर इसे अपने नसीबों से इस वक्त गिला हो रहा था, इतना तो इस वक्त भी ना था जब इसे हर तरफ से धुतकार फटकार मिलती थी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? शैला। हाँ शैला, मेरी एक बात याद रखना, मुझे ज़्यादा बोलने वाली और चिड़ करने वाली औरतों से सख्त नफ़रत है। तुम मेरे किसी मामले में टांग अड़ाने की कभी कोशिश मत करना, और ना मुझ पर रोब जमाने की जसारत करना, और ना ही उल्टे सीधे सवाल करके मेरा दिमाग और टाइम ख़राब करने की हमाकत करना, वरना अपने इंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। समझी कि नहीं? शैला सांस रोक के अपने मजाजी खुदा के फरमुदात सुन रही थी कि इसने एकदम से इसका जरतार दुपट्टा इसके सर से खींचकर उतारते हुए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। दुपट्टा इसके सर पर पिनों की मदद से सेट किया गया था। ये ज़ोरदार झटका बर्दाश्त न कर सका, और इन लोगों की सुबह अमूमन दोपहर चढ़े होती थी। कमर जमील का आंख खुलते ही पहला काम टीवी ऑन करना होता था। उन्हें नरगस और दीदार के स्टेज डांस बहुत पसंद थे, सो घर में सारा दिन यही डांस सॉन्ग्स चलते रहते। हसीना कमर घूमने फिरने की हद से ज़्यादा शौकीन थी, लिहाजा वह नाश्ते के फ़ौरन बाद महल्ले के टूर पर निकल जाती। फ़खत और अली की अपनी अपनी मसरूफियात थी, जिनमें बुरी तरह मसरूफ़ रहते थे। इनकी मसरूफियात ज़्यादातर इनके सेल फ़ोन पर आने वाली कॉल्स की होती थी, जो उन्हें घंटों इर्द गिर्द से बेगाना रखती।
شیلا کے لیے اس عجیب اجنبی ماحول میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کوشش کر رہی تھی۔ ایسے میں اس کی ساس نے گھر کا سارا نظام اس کے سپرد کر کے جیسے اپنی جان گھر اور گھرداری سے چھڑا لی تھی۔ اب کہنے کو تو شیلا سیاہ و سفید کی مالک تھی، مگر یہ وہی جانتی تھی کہ یا اس کا خدا، اس کی مالکیت میں بھی کس قدر محکومیت چھپی تھی۔ شیلا شیلا بھائی کہاں چھپ کے بیٹھی ہو، سامنے تو آؤ، دیکھو تو ہم تمہارے لیے کیا سرپرائز لائے ہیں۔ اپنی ساس کی چہکتی آواز سن کر جانے کیوں اس کے ہاتھ سے برتن گر گئے تھے، حالانکہ وہ تو اسی تسمخر اڑاتی نگاہوں اور آوازوں کی سی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ شیلا کہاں مر گئی ہو، امی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تمہیں؟ فوراً باہر آ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ فخر کی غصے سے چنگھاڑتی آواز اور زیادہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ ایک ہی جست میں کچن سے نکلی اور سیدھی لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے ہی حسینہ اور فخر صوفے پر بیٹھے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دوسرے صوفے پر قمر جمیل اور علی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ شیلا کے لیے یہ نگاہیں اب نئی نہیں رہیں، نئی تو اس کے لیے وہ 4 سال کی بچی تھی جو فہد اور غزالہ کے درمیان بیٹھی ٹکر ٹکر سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ شیلا اس بچی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت اور معصوم بچی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش یہاں موجود کسی فرد سے نہیں ملتے تھے۔ شیلا کو تو بچے ویسے ہی پسند تھے، اور یہ بچی تو لگتا تھا قدرت کا حسین ترین شاہکار تھی، مگر وہ تھی کون؟ شیلا کو سمجھ میں ابھی تک بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ناسمجھی بھرے انداز سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رابیل ادھر دیکھو، یہ تمہاری ماما ہے، نئی ماما، چلو شیک ہینڈ کرو ان کے ساتھ، چلو شاباش۔ حسینہ نے چسکا لینے والے انداز سے شیلا کو دیکھتے ہوئے رابیل سے کہا تو اس نے بے یقینی سے فخر کو دیکھا تھا۔ ماما؟ نئی ماما؟ کون؟ میں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ اور یہ بچی کون ہے؟ یہ رابیل ہے، رابیل فخر کی بیٹی اور ہماری پوتی، اور آج سے تمہاری یہ سب سے بڑی ذمہ داری۔ اس کے چند دنوں کے لیے حسینہ کی چھوٹی بہن کی طرف گئی تھی تاکہ تم یہاں اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں شیلا؟ حسینہ قمر نے سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز سے کہا تو اسے بڑے زور کا چکر آ گیا۔ تو اس نے بڑی بے یقینی سے فخر کی طرف دیکھا تو وہ بھی ماں کے رنگ میں رنگا اس سے ویسے ہی سرد انداز میں دیکھ رہا تھا۔ امی، آپ نے بھائی کی پہلی شادی اور بیلا کے بارے میں بھابھی کو پہلے نہیں بتایا تھا؟ دیکھیں تو ان کا تو رنگ ہی فک ہو گیا ہے بیلا کو دیکھ کے۔ علی نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے ہنستے ہوئے اس کی گھبراہٹ کو مذاق کا نشانہ بنایا تو وہ سلک کر رہ گئی۔ ارے ضرورت کیا تھی بتانے کی، اور یہ کوئی بتانے والی بات تو تھی نہیں۔ سارے زمانے کو پتا ہے کہ فخر کی پہلی شادی اس کے ماموں کے گھر ہوئی تھی، اور وہ لڑکی گھر بسانے والی تھی ہی نہیں، تو اس میں اس بیچارے میرے بچے کا کیا قصور؟ اس سے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کہ ہم نے اسے اتنی عزت دی، اسے اپنے گھر کی بہو بنایا، اور بغیر کسی تردد کے ماں کے بھی، ہے نا؟ حسینہ قمر کی طنز میں ڈوبی بات کسی تازیانے سے کم نہ تھی کہ قمر جمیل نے عجیب چھچورے انداز میں ٹکڑا لگاتے ہوئے بیوی کی بات کو بڑھایا تھا۔ شیلا کو چکر پہ چکر آ رہے تھے، مگر وہ اپنے دل میں اٹھتے جوار بھاٹوں کو دبائے لب سیے بس خاموش کھڑی سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ رابیل بہت معصوم اور بھولی بھالی بچی تھی، وہ کبھی بھی شیلا کے لیے مسئلہ نہیں بنی تھی۔ وہ اپنا ہر کام خود ہی کرنے کی عادی تھی، زیادہ تر خاموش رہتی یا پھر اپنی کتابوں کی دنیا میں مگن رہتی۔ حسینہ قمر نے اسے کئی بار شیلا کے خلاف استعمال کرنا چاہا، مگر ہر جگہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ حسینہ اپنے دام میں خود ہی پھنس جاتی۔ شیلا ان سب کی نیچر بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے وہ بھی اپنے کام سے کام رکھنا ہی پسند کرتی۔ اب تو اس کے اپنے بھی بچے ہو چکے تھے۔ مریم رابیل سے 5 سال چھوٹی تھی اور بلاج 8 سال۔ رابیل کو اپنے چھوٹے بہن بھائی سے بہت محبت تھی، وہ اکثر اپنے حصے کی چیز بھی ان دونوں کو دے دیا کرتی تھی، خاص طور سے بالاج کو۔ شیلا کے ساتھ اس کا رویہ بہت اب نارمل سا تھا، بہت لیے دیے والے انداز، اور اس کے انداز کے ذمہ دار بھی حسینہ قمر اور فخر ہی تھے۔ شیلا پہلے تو اس معصوم بچی کے وجود سے لاتعلقی برتتی رہی، مگر کب تک؟ رابیل ہی اتنی معصوم اور پیاری کہ شیلا کا دل خود بخود ہی اس کی طرف کھینچا چلا گیا،
और आहिस्ता आहिस्ता नामहसूस अंदाज से बेला की तरफ माइल होती चली गई। और जब इसका दिल इसकी मोहब्बत से भर गया तो हसीना ने फ़ख्र से कहकर इस पर पाबंदी लगवा दी कि वो बेला से दूर रखे। उन्हें ये खौफ सताने लगा था कि कहीं राबील और शैला मिलकर इनसे इनके बेटे को ही न छीन लें। हालांकि ऐसा मुमकिन ना था, मगर हसीना की जहनीत ही ऐसी थी। उन्होंने हमेशा ही रिश्तों को अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया और चीज़ों से बेपनाह मोहब्बत की थी। यही वजह थी कि फ़ख्र का पहला घर ना बच सका। सुंबल बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत नेक और बहुत फरमाबरदार, मगर तुम्हारी सास और शोहर को इसकी किसी खूबी से कोई मतलब न था। इसने फ़ख्र की शादी भी भतीजी से इसीलिए की थी कि इसे ढेर सारा जहेज चाहिए था। माल और दौलत के लालच ने इन दोनों माँ बेटों को अंधा कर रखा था, इसलिए उन्होंने सुंबल गरीब पर बहुत जुल्म ढाए। ये फ़ख्र अब तुम्हारे साथ पता नहीं क्या सलूक करता होगा, तुम बेहतर जानती हो, मगर इसे अक्सर शराब के नशे में हमने खुद अपनी आँखों से कई बार सुंबल पर वहशियाना तशद्दुद करते देखा। फ़ख्र की सीमी खाला और कलसूम चच्ची का जब भी शैला से मिलना होता, वो इसे फ़ख्र की पहली बीवी और ससुराल के बारे में बताती रहती। पहले पहल से इनकी बातों पर यकीन कम कम ही होता, मगर फिर जब ख़ानदान के दूसरे अफराद से मिली और इसने सब के मुँह से ऐसी ही बातें सुनी तो इसे सुंबल और बेला से हमदर्दी महसूस होने लगी। अरे, जुल्म करने की कोई एक वजह तो नहीं थी ना इन माँ बेटे के पास। सबसे बड़ी वजह तो सुंबल के बाप का फैमिली समेत अमेरिका शिफ्ट हो जाना था। हसीना ने अमेरिका के लालच में ही सुंबल का रिश्ता कर लिया था, वो भी भाई भावज के पैरों में गिर कर। मगर फिर जब भाई ने फ़ख्र को अमेरिका शिफ्ट करने से माजूरी जाहिर कर दी तो लोगों ने आंखें ही माथे पर रख लीं। बस बेटा, कुछ ना पूछो, इस बच्ची ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर यहाँ गुजारा और तुम यहाँ कैसे रह रही हो, तुम्हारा ही हौसला है। हम तो दाद देते हैं तुम्हारी हिम्मत की, वरना इस हसीना और फ़ख्र के साथ रहना तो जुए शेर लाने के बराबर है। हसीना की खालाजाद बहन शैला की शादी के बाद पहली बार अमेरिका से आई तो मौका मिलते ही उन्होंने इसके सामने फ़ख्र की पहली शादी टूटने की वजह रख दी। शैला हैरत की तस्वीर बनी खाला को देखती रह गई। इस वक्त राबील 15 साल की हो चुकी थी। शैला भी इन सब को बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी, मगर खाला जो इंशिकाफ कर रही थी वो इसके लिए बिल्कुल नए थे। इसकी नज़र बेख्तियार लाउंज के कोने में अपनी किताबों में सर दिए बैठी बेला पर पड़ी तो वो बेख्याली में इसे ही देखती चली गई। खाला ने भी इसकी निगाहों के ताक़ब में देखा तो एक सर्द इनके लबों से खारिज हुई थी। खाला, तो क्या सुंबल ने अपनी बच्ची इनसे लेने की कोशिश नहीं की थी? ये तो सब कहते थे कि वो चंद दिन की बच्ची छोड़कर भाग गई थी। शैला के जहन में एक अरसे से पलते सवालों ने सर उठाया तो इनसे पूछे बगैर न रह सकी। अरे, झूठ बोलते हैं कम बख्त कहीं के। सुंबल को तो इन लोगों ने बेला के पैदा होने से पहले ही घर से निकाल दिया था। वो तो भला हो इसकी माँ और नानी का जिन्होंने इसे संभाल लिया। सुंबल की माँ इतला मिलते ही अमेरिका से भागी आई थी। इन कम बख्तों ने इसके मेके जाकर इनसे झगड़ा किया कि बेटी का घर बसाना है तो पहले हमें अमेरिका का वीज़ा भेजो। लो भला, कोई समझाए इनको। वो वहाँ की गवर्नर लगी हुई हैं जो इन सब को रेड कारपेट पे बुलवा लेती। बस बेटा, फिर बहुत तमाशा हुआ। इन सब ने अपनी सी हर कोशिश करके देख ली, इलाके के काउंसलर को भी बीच में डाला, इससे कुछ ना बना तो सुंबल की माँ और मामू पर पर्चा भी कटवा दिया। बहुत कुछ किया इन लोगों ने, किसी तरह सुंबल वापस इनके हत्थे चढ़े, मगर भाभी भी अपनी धुन की पक्की निकली। उन्होंने मर्दाना वार इनकी चालों का मुकाबला किया और अपनी बेटी को इनके चुंगल से निकाल कर ही दम लिया। और जहाँ तक बात थी बेला की कस्टडी की तो इस पर बहुत तमाशा हुआ। फ़ख्र और इसकी माँ ने साफ साफ कह दिया कि अगर तलाक लेनी है तो बच्ची हमें देनी होगी। इनको शायद ये लगा होगा कि यह शर्त रखेंगे तो सुंबल डर जाएगी, तलाक नहीं लेगी, वापस इस जहन्नम में आ जाएगी। मगर सुंबल ने ऐसा नहीं किया। इसने अदालत में कह दिया कि मेरी जान अगर इस तरह इन लोगों से छूट सकती है तो ठीक है, मैं बच्ची देने को तैयार हूँ। और इस तरह अपने जिगर का टुकड़ा देकर इस गरीब ने अपनी जान इन लोगों से बचाई।
शैला का एक रंग आ रहा था तो एक रंग जा रहा था। इसके दिल में अभी भी कई सवाल गर्दिश कर रहे थे कि अब हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी पूछने की। वो शायद डर गई थी कि अब अगर इसने कुछ पूछा तो इसके जवाब में जाने सुनने को क्या मिलेगा। शैला बेटा, तुम बहुत अच्छी औरत हो। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने एक बार भी तुम्हें बेला के साथ बुरा बर्ताव करते नहीं देखा। हाँ ठीक है, तुम इसे दूर दूर रहती हो, ज़्यादा बात नहीं करती इससे, मगर रवायती सौतेली माओं की तरह कोई बुरा सलूक करते भी नहीं देखा। और मुझे इस बात की खुशी हुई है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम बिन माँ की बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा करती हो। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ बनाएगा इंशाअल्लाह। और गहरी सोचों में गुम थी कि खाला ने बड़ी मोहब्बत से इसका हाथ थामते हुए कहा तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। इसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने बेख्याली में एक बार फिर बेला की तरफ देखा। इसके दिल में अजीब किस्म के जज्बात उभर गए थे, ऐसे जज्बात जिन्हें वो खुद भी कोई नाम नहीं दे पा रही थी। हाला कुछ अर्सा इनके घर रहकर वापस जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते शैला के लिए सोचों के कई दरवाजे खोल गई थी। इसे जहाँ अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल चुके थे, वहीं इसके दिल में चुभी बहुत पुरानी फांस भी निकल चुकी थी। राबील किस पर थी और फहद अक्सर इसे अजीब निगाह से क्यों देखता था, ख़ास तौर पर जब वो नशे में होता तो बात बेबात बेला को मारने के लिए क्यों लपकता था। ये वो सवाल थे जो नेज़े की अनी की तरह इसके दिल में गड़े थे। अब इसे इनके जवाब मिल गए थे। वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि राबील फ़कत अपनी माँ का अक्स थी, सुंबल की फ़ोटोकॉपी। और जब फ़खद आपस से बाहर होता तो इसे बेला में सुंबल दिखाई देती और इसके साथ इसे अपनी बेइज्जती भी पूरी जज्बात के साथ याद आ जाती, जो सुंबल के इसके हाथों निकलने की सूरत इसकी माँ को बर्दाश्त करनी पड़ी थी। शैला को अब बेला पर तरस आता तो सुंबल के साथ हमदर्दी होने लगती। इसने चंद एक बार डरते डरते इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, मगर बात के इसे हमेशा की तरह पछताना ही पड़ा। वहाँ ये तो सच सुनने का किसी को हौसला ना था और ना ही कोई सच बोलना पसंद करता था। इसलिए इसने एक बार भी अपने होंठों पर वही चुप की मोहर लगा ली थी जो शादी की पहली रात फ़खद ने इसके मुंह पर लगाई थी। हसीना कमर के मिजाज अब 7वें आसमान पर रहने लगे थे। बहुत साल पहले फ़हद को दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया था। क्यों, इसकी वजह शैला आज तक न जान पाई थी। बस उड़ते उड़ते इसने इतना ही सुना था कि फ़हद कमर वहाँ गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया था और इसका ज़रिया माश भी अब कुछ गैर कानूनी था। सो जब तक वो सबसे छुपा रहा था बचा रहा, लेकिन जैसे इसकी सरगर्मियाँ मंजर आम पर आई, अगलों ने इसे अपने मुल्क से बाहर निकाल करने में मिनट भी ना लगाया। इस मौके पर ना तो अली ने भाई की कोई मदद की और ना ही राबिया, इसका शोहर, इसका अरब शेख मियाँ इसको बचाने के लिए सामने आए। कहते हैं अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, जब पड़ती है तो बेभाव ही पड़ती है और इसके साथ ही शायद ऐसा ही हुआ था। उधर फ़हद को दुबई से निकाल दिया गया तो उधर कमर रोड एक्सीडेंट में पहले ही माजूर होकर व्हीलचेयर पर आ गया। हसीना इन हादसात को भी हमेशा सुंबल और राबील के खाते में डालती आई थी। उन्हें जब गुस्सा आता तो वह जुनूनी हो जाती और जब जुनून सड़ चढ़ कर बोलता है तो भाई भावज से शुरू होती और बेला पर आकर सांस लेती। सबको एक ही सफ में खड़ा करके खूब गालियां बकती और फिर नडाल होकर सर पर पट्टी बांध कर पड़ जाती। शैला को ये तमाशे देखते 8 साल हो चुके थे और अब तो वो इन सब बातों की आदी हो चुकी थी। हाँ, अलबत्ता राबील के लिए ये सूरत हाल आज भी इतनी ही तकलीफ़देह होती है जितनी के पहले दिन होती थी। वो बहुत छोटी थी जब इसने पहली बार दादी और पापा को अपने अम्मा और नानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते देखा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, मगर वो मासूम बच्ची खामोशी से इनकी बातें सुनती रहती थी। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई इसके कान भी इन बातों के आदी हो गए थे। हता कि इसके पापा नई मामा को ब्याह लाए। नई मामा के आने के बाद इसने सोचा शायद अब दादी और पापा को इसकी मामा भूल जाएं, अब वो शायद इनके बखिए उधेड़ने छोड़ दें, मगर ये इसकी भूल थी। दादी ना तो खुद कुछ बोलती थी और ना ही किसी को और को बोलने देती। राबील ने एक ही चुप और खामोशी को अपना साथी बना लिया। इसने अपनी एक ही ख्याली दुनिया बसा ली। इसमें ना दादी की चक चक होती और ना ही पापा की धाड़ती आवाज़, ना नई मामा की खामोश संजीदा निगाहें और तो ना ही सुंबल की मामा की यादें।
इस दुनिया में वो अकेली होती है और इसके नाजुक नाजुक खूबसूरत ख्याल है जिन्हें वो कभी लफ्ज़ों की सूरत में कागज़ पर उतारती तो कभी रंगों की सूरत में कैनवस की नज़र कर देती। लेकिन एक बात थी, इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि एक ही ख़ानदान होने की वजह से जब भी दादी को सुंबल मामा या नानों की कोई ख़बर मिलती, दादी के साथ साथ बाकी घर वालों का नज़ला भी इसकी जान पर ही गिरता और फिर इसे कई कई दिन दादी की गालियां खानी पड़ती, पापा की सर्द बर्फीली निगाहें बर्दाश्त करनी पड़ती, तो शैला मामा की हाथ से बड़ी खामोशी। ऐसे में मरियम और दादा क्यों पीछे रहते, वो भी बिला वजह इससे नाराज़ हो जाते और फिर बेला के पास इसके सिवा कोई चारा न जाता कि वो अपने आप को इसी हॉल में बंद कर ले। हाँ, एक बलाज ही था जो कभी कभी किसी भी हालत में इससे नाराज़ नहीं हुआ और यही वजह थी कि वो इस पर जान देती थी। इस दिन भी वही हुआ था। दादी को राबिया पुप्पो का फ़ोन आया था। उन्होंने जाने क्या सूर फूंका कि सब के मुंह गुब्बारे की तरह फूल गए। राबेल ने जैसे ही डाइनिंग रूम में कदम रखा, कमरे में महसूस किया जाने वाला सन्नाटा छा गया। वो ठठक कर वहीं रुक गई और टेबल के गिर्द बैठे सब नफूस को देखने लगी जो इसे सर्द निगाहों से घूरे जा रहे थे। इसके माथे पर पसीना छूट पड़ा और रीढ़ की हड्डी में सर्द सनाहट दौड़ गई। वो मरे मरे कदमों से चलती टेबल तक आई और बालाज के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। झुके हुए सर के बावजूद वो अच्छी तरह महसूस कर सकती थी कि सबकी बर्फीली सर्द निगाहें इसके ही एक्सरे कर रही हैं। बालाज से बोलती खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई तो इसने शैला से इसके लिए बिरयानी प्लेट में डालने की फरमाइश कर दी। इसकी मासूम चहकती आवाज़ ने माहौल पर छाए फंसों को जैसे तोड़ दिया। शैला ने सास की सर्जश को पसे पुश्त डालते हुए पहली बार अपने दिल की खुशी से प्लेट सजाई थी। बेला समेत सब ही ने हैरत से इसे देखा था। शैला ने किसी की निगाहों की परवाह नहीं की थी और प्लेट बेला के सामने रखते हुए इसने बलाज को देखा। बलाज के चेहरे पर बेपनाह खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे इसे अपनी माँ से इसी बात की तवक्को थी। शैला के खुलकर मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर बलाज के बाल संवारते हुए इसके मुंह में नवाला डालने लगी। बलाज बेख्तियार हंसा था। इसकी खूबसूरत मासूम हंसी में शैला के साथ साथ बेला और मरियम की हसीन मुस्कुराहटें भी शामिल हो चुकी थी। हसीना, कमर और फ़खत सांस रोके उन्हें देख रहे थे, मगर सब की तवज्जो कहाँ थी इनके हैरान चेहरों पर। आंटी, आपको कुछ चाहिए था? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आप आंटी नहीं, मामा बोलो बेटा। बलाज और मरियम की तरह मैं तुम्हारी भी मामा हूँ ना, तो फिर आज तुमसे मुझे मामा ही कहोगी, ठीक? बेला की आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बह रहे थे। वो बेख्तियार शैला की खुली बाहों में समा गई। शैला ने भी इसे सीने से लगा लिया। एक सुकून सा इसके रागों पे में उतर रहा था। बहुत पुरसुकून सा एहसास था जिसने इस वक्त दोनों को अपने घेरे में ले रखा था। आहिस्ता आहिस्ता बहती रात भी रुक कर इस हसीन मंजर को देख रही थी। कहते हैं रिश्ते तो एहसास के होते हैं। अगर एहसास है तो गैर भी अपने, और एहसास नहीं तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। सौतेली माँ और सौतेली औलाद का रिश्ता ही ऐसा कहलाता है। देखा जाए तो यहाँ भी बात एहसास की ही होती है। एक एहसास शराकत जो इस नाजुक रिश्ते को बदसूरत भी बना जाता है और नाकाबिले बर्दाश्त भी। लेकिन अगर यही एहसास ज़िम्मेदारी और खलूस में बदल जाए तो फिर कोई बेला कभी भी अपने हौल में पनाह ना ढूंढे और ना ही कोई शैला अपने जज्बात को भारी बर्फ़ की सिलों तले दबाकर रखने में मजबूर हो। ये एहसास एक दिन एक ऐसा मारवाई जज्बा है जो सिर्फ़ खुश नसीब लोगों को ही मिलता है। कोई आम इंसान ना तो इसका हकदार बन सकता है और ना ही इससे ये खुदाई तोहफ़ा मिल सकता है।